यस, आज हम लोगों का जो है वो है किताब का चक्कर, चैप्टर 5। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और जो बच्चे अभी ऐड हुए हैं वो देख लेंगे। KR मिश्रा के द्वारा लिखा गया चैप्टर है और इसमें बताया गया है कि किसी पर हम आरोप प्रत्यारोप लगाएं तब लगाएं जब हम बिल्कुल उसके प्रति पूरे कंफर्म हो, मतलब हमें पूरा यकीन हो, तभी उसके बारे में हमें कोई राय देनी चाहिए। मैम आप अन्यथा चैप्टर एक्सप्लेन करोगे या करवाओगे कुछ? क्या कह रहे हो बेटा कुणाल? मैम आप चैप्टर एक्सप्लेन करोगे या कुछ लिखाओगे? नहीं नहीं, एक्सप्लेन कर रही हूँ केवल एक बार, है ना। हाँ, तो हमें बिना किसी जाने पूछे किसी के बारे में अपनी कोई राय नहीं बतानी चाहिए जब तक कि हम उस चीज़ के लिए पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो। किसी पर कोई भी आरोप लगाने से पहले भली प्रकार से विचार कर लेना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप अपने आपके मन में आए और आपने एकदम से किसी के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया। जबकि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई खूबसूरत सा पेन है और आप स्कूल में लेकर आए, ठीक वैसा ही पेन एक दूसरे बच्चे के पास ही हो और हो सकता है कि वो स्कूल आप लाना भूल जाएं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उस व्यक्ति के पास में अपने को उस पेन को देखें तो आपको, और अपने बैग में भी वन नहीं मिले, तो आपको ऐसा लगेगा शायद ये चोरी करके इसने मेरा पेन ले लिया है और आप उसके ऊपर आरोप लगा दें। तो हमें जब तक कन्फ्यूज़न रहे तब तक हमको किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए, आरोप नहीं लगाना चाहिए। ऐसा ही इस पाठ के अंतर्गत हमको समझाया गया है। किसी पर कोई आरोप लगाने से पहले भली प्रकार से विचार कर लेना चाहिए, अन्यथा कभी कभी लेने के देने भी पड़ सकते हैं। कहानी को पढ़कर जानिए कि बिना सोचे समझे एक व्यक्ति पर आरोप लगाने के बाद रूबी को कैसा अनुभव हुआ। ये कहानी एक बच्ची के ऊपर है और बच्ची का नाम यहाँ पर रूबी है। पहले रेलगाड़ी में सोने और बैठने की सीट अलग अलग होती थी। डिब्बे में सोने की सीटों के कक्ष अलग होते थे। कोई ऐड हो रहा है क्या? कक्ष अलग होते थे और दूसरी ओर खिड़कियों के साथ वाली सीट बैठने के लिए होती थी। बीच में गलियारा सा होता था। ट्रेन का सफर आप लोगों ने किया होगा ना, सभी ने किया ट्रेन का सफर। देखिए ना ट्रेन सबने कैसी होती है। एक तरफ तो बर्थ होती है जिस पर दिन में हम बैठते हैं और रात को सोने की व्यवस्था होती है, और साइड में बीच में एक गैलरी सी होती है और साइड में खिड़की की तरफ सिंगल सिंगल सीट बनी हुई होती है। तो ऐसी ही ट्रेन के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, जिसमें यात्री घूम फिर सकते थे। यही आने जाने का मार्ग भी होता था। ऐसे ही एक दो द्वितीय श्रेणी मतलब सेकंड क्लास की श्रेणी के सोने वाले कक्ष में रूबी और उसकी माँ यात्रा कर रहे थे और उस कक्ष में एक महिला और भी थी, मतलब उसके अंदर रूबी, उसकी माँ और एक महिला और भी यात्रा कर रही थी उस डिब्बे में। कौन सा डिब्बा था वो? सेकंड क्लास का। रूबी को यात्रा में बहुत आनंद आ रहा था और एक दूसरे कक्ष में उसकी सहेली मिट्ठू भी यात्रा कर रही थी, मतलब दूसरी वाली जो थी उसमें उसकी सहेली जिसका नाम था मिट्ठू। रूबी काफी देर से उसी कक्ष में बैठी अपनी सहेली के साथ गप्पे लड़ा रही थी। वहां से अपने कक्ष में लौटते हुए रूबी की नज़र अपनी पुस्तक पंचतंत्र पर पड़ी। पंचतंत्र एक किताब का नाम है जिसमें पुरानी कहानियां होती है जो हमको कोई ना कोई शिक्षा अवश्य देती हैं। तो जब उसकी नज़र उस पर पड़ी तो पुस्तक खिड़की वाली सीट पर बैठे आदमी के पास रखी हुई थी। जब वो पंचतंत्र की जो किताब उसके पास थी, वो किताब उसने उस आदमी के पास रखी हुई देखी। वह चौंकी, जैसे कि आप मान लीजिए कोई चीज़ होती है आपकी और सेम वैसी चीज़ देख करके आप फौरन से लगता है अरे ये तो बिल्कुल मेरी जैसी है यार, ये तो मेरी है। ठीक उसी प्रकार से वो भी चौंक गई। सोचने लगी यह क्या, मैंने तो अभी यह पुस्तक पूरी पढ़ी ही नहीं और यह यहाँ कैसे पहुँच गई। उसने तुनक कर पूछा, श्रीमान जी यह पुस्तक आपके पास कैसे? मतलब उस आदमी को बोला कि श्रीमान जी यह पुस्तक आपके पास कैसे, क्योंकि रूबी को ये लगा कि जो पुस्तक पढ़ी है, देखिए पंचतंत्र की, कि ये जो पुस्तक है वो पुस्तक किसकी है? वो रूबी की ही पुस्तक है।
आदमी अखबार पढ़ रहा था। देखिए ये व्यक्ति बैठा हुआ है, ये अखबार पढ़ रहे हैं। ये ट्रेन का सीन दिखाया गया है। यहाँ पर उसके पास में बहुत सारी बुक्स हैं और यहाँ पर एक पंचतंत्र की किताब भी उसने देख करके वो चौंक गई थी। आदमी अखबार पढ़ रहा था और अखबार की आड़ में उसने रूबी को नहीं देखा। मतलब उसका पूरा जो ध्यान था वो अपने अखबार में ही था और रूबी की बातों पर नहीं था। तो उसने कोई जवाब भी न दिया और न ही उसे पता चला कि वह उसी से कुछ कह रही है। मतलब उस व्यक्ति का ध्यान उसके ऊपर नहीं था। उत्तर न मिलने से रूबी खींच पड़ी, मतलब और ज़्यादा क्रोधित हो गई। उसने तमक कर आदमी को ध्यान अपनी ओर खींचा। तमक कर मतलब और ज़्यादा झल्ला करके, तमकना मतलब झल्लाना। श्रीमान जी, आप अखबार पढ़ने में व्यस्त हैं रहिए, परंतु क्या मैं अपनी पुस्तक ले सकती हूँ? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसका ध्यान उनकी बातों में ही नहीं था। तो फिर और ज़्यादा वो खींच गई और बोली कि क्या मैं ये किताब मैं अपनी ले सकती हूँ? आदमी चौंका, मुड़कर उसकी ओर देखा, पूछा, तुम्हारी पुस्तक? कौन सी पुस्तक? फिर आदमी को जब तो लगा कि वास्तव में वो उससे बोल रही, तब उसने कहा कि मुड़कर देखा और पूछा कि तुम्हारी पुस्तक? कौन सी पुस्तक? तो उसने कहा, हाँ मेरी पुस्तक, यह पंचतंत्र। यह कहकर रूबी ने उसकी पत्रिकाओं और पुस्तकों के ढेर का ओर इशारा किया और आदमी ने सहज भाव से पूछा, यह पुस्तक तुम्हारी है? तुम्हें ठीक पता है? अब देखो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है दोनों जगह, यानी कि जो व्यक्ति है वो उससे पूछ रहा है। फिर मंद मुस्काने के साथ बोला, यह पुस्तक मेरी भी तो हो सकती है। उस व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि ये मेरी पुस्तक है। उसने छोटी बच्ची थी तो उसने सोचा कि ठीक है, उसने कहा कि अच्छा ये पुस्तक तुम्हारी है लेकिन ये मेरी भी तो हो सकती है। रूबी को लगा कि वह उससे झूठी बना रहा है या मजाक भी कर सकता है। भला बच्चों की पुस्तक से उसका क्या संबंध? उसने सोचा ये तो इतना बड़ा व्यक्ति है तो वो उसके पास ही छोटे बच्चों के बुक्स का क्या काम? उसने माँ को आवाज़ दी और फिर उसने किसको बुलाया? माँ को बुलाया। माँ, देखो यह वही पुस्तक है ना जो मनु मामा ने स्टेशन पर मेरे लिए खरीदी थी। यह इनकी कैसे हो सकती हैं? और उसने अपनी माँ को बुला करके कहा कि यह तो पुस्तक वही है जो मामा ने मेरे लिए खरीदी थी, तो भला ये इस व्यक्ति की पुस्तक कैसे हो सकती है? गाड़ी की धड़-धड़ में माँ ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि जब ट्रेन चले तो चलने की छक 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 की जो आवाज़ होती है उस आवाज़ के कारण उसने उसकी बात को अनसुनी कर दिया। मतलब वो ठीक से सुन नहीं पाई और वह अपने विचारों में खोई हुई थी। रूबी का संयम टूट गया। उसने पुस्तक उठाई और माँ को दिखाते हुए बोली, देखो यही है ना वह पुस्तक जो मन्नू मामा ने मुझे खरीद करके दी थी। यहाँ पे भी प्रश्नवाचक है, यहाँ पे भी वो प्रश्न पूछ रही है कि ये वही पुस्तक है ना, देखो जो मुझे मेरे मामा ने खरीद के दी थी। हाँ है तो वही, क्या बात है? माँ ने उत्सुकता से पूछा। अब दोनों बुक ही सेम ही, यानी आपकी मान लीजिए मंथन बुक एक व्यक्ति के पास है दूसरी, तो वो दोनों की बुक दिखने में कैसी रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन पता कैसे चलेगा? जब उसके ऊपर आपका नाम लिखा होगा। तो इसीलिए उसकी माँ ने कहा कि हाँ है तो वही, लेकिन क्या बात होगी? उसने उत्सुकता से पूछा। रूबी ने खींचकर उस आदमी की ओर संकेत करते हुए कहा, इन्होंने इसे अपनी पुस्तकों में मिलाकर रखा था और ये इस पर अपना अधिकार भी जता रहे थे। यानी कि जो मेरी पुस्तक थी उस पुस्तक को उन्होंने अपनी किताबों के साथ रख दिया और ये कह रहे हैं कि ये तो मेरी ही पुस्तक है, अपना अधिकार जता रहे हैं। देखिए पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे ये इसकी माँ बैठी है, ये रूबी है और ये वो व्यक्ति है। और रूबी जो है वो बहुत गुस्से से, इनका फेस देख के अपने को पता चल रहा है कि कितना गुस्से में है और इसकी मम्मी समझ नहीं पा रही कि क्या बोलना है, क्योंकि वो खुद भी कंफ्यूज है, मम्मी भी कंफ्यूजन में है। माँ ने अब बात को समझने की कोशिश की, परंतु शांत हुए भाव से पूछा। मतलब समझ गई वो, लेकिन फिर बिल्कुल शांति से पूछा, लेकिन तुमने अपनी पुस्तक कहाँ रखी थी? अब माँ पूछ रही है किससे? रूबी से। वहाँ अपने थैले में। तो उसने कहा कि मैंने थैले में रखे थे। रूबी ने कक्ष में अपने थैले की ओर संकेत करते हुए कहा। उसने कहा कि मैंने अपनी पुस्तक थैले में रखी थी। माँ ने उस आदमी को अपने कक्ष की ओर आते
हुए देखा ही नहीं था। उसने सोचा कि अगर थैले में रखी है तो वो व्यक्ति तो वहां तक गया ही नहीं। और जब रूबी दूसरे कक्ष में अपनी सहेली के पास गई हुई थी तो उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा था कि वह अपनी सीट से उठा भी था या नहीं, बस कुछ ना कुछ पढ़ने में मग्न था। मतलब वो आदमी जब तक रहा गाड़ी में वो पूरे टाइम कुछ ना कुछ पढ़ता रहा। शायद रूबी की तरह ही पुस्तक पढ़ने का भी शौकीन। उसने कहा कि लगता है कि यह भी रूबी की तरह पढ़ने का शौकीन है। ऐसी पुस्तक मन्नू ने खरीद कर रूबी को दी अवश्य थी। मन्नू कौन थे? उसके मामा। उसने कहा कि हाँ, ऐसी पुस्तक खरीद के तो दी थी, परंतु यह वही पुस्तक है उस आदमी के पास कैसे आ सकती है या पहुंच सकती है कि जब वो व्यक्ति वहां से उठा ही नहीं तो फिर भला ये पुस्तक उसके पास कैसे पहुंच सकती है। यह समझ में नहीं आ रहा। फिर भी वह बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी और उन्होंने सहज भाव से कहा, सफ़र में अपनी चीज़ें संभाल कर रखनी चाहिए, चलो अब चुपचाप से बैठ जाओ। उसको बच्ची को चुपचाप बैठने के लिए कहा कि भाई अपनी ठीक है, आपका तुम अपनी सफ़र में अपनी चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। कक्ष में बैठी दूसरी महिला को मानो अवसर मिल गया। जो कक्ष में दूसरी जो महिला बैठी थी उसको भी बोलने का मौका मिल गया। जब हम सफ़र में जाते तो आपने देखा हो ना, जो हमारे सीट पे जो और लोग बैठे रहते हैं वो आपस में चर्चा करने लग जाते हैं किसी टॉपिक पे। गाड़ी में अब ये इन्वर्टेड कॉमा में मतलब वो उसके ही जो शब्द है उनको एज इट इज़ यहाँ लिखा गया है। गाड़ी में सब तरह के लोग मिलते हैं, अपनी चीज़ें संभाल कर रखनी पड़ती हैं। उसने सब तरह के लोग पर जोर दिया, मतलब जोर देते हुए सब तरह के लोग के लिए किसको जोर दिया, मतलब अपने आप को जोर क्यों दिया, मतलब उस आदमी को ये बात सुनाने के लिए। खिड़की वाले आदमी ने उसे भांप लिया और जो आदमी बैठा होता वो उस बात को कहने का क्या तात्पर्य था वो समझ गया, परंतु उसने सहज भाव से रूबी की ओर देखा और मुस्कुरा करके बोला, यदि तुम्हें यह पुस्तक अपनी लगती है तो तुम रख लो। अगर तुम्हें ये विश्वास है कि तुम्हारी पुस्तक है तो इस किताब को तुम अपने पास में रख सकती हो। रूबी ने तुनक कर उसके बाद काट दी। तुनक कर मतलब गुस्से में आकर झुंझला करके उसके बाद को काट दिया। मेरी तो है ही, यह पंचतंत्र है, बच्चों की पुस्तक है। मतलब उसने कहा कि भाई वो तो बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी छोटे बच्चों की किताब थोड़ा ना पढ़ेगा। तो उसने कहा ये तो है ही मेरी, तुम रख क्या लो, ये तुम पुस्तक की मेरी है, बच्चों की पुस्तक है, ये तो तुम्हारी हो ही नहीं सकती। लेकिन बुदबुदाते हुए रूबी को का तमतमाया चेहरा देखकर वह आदमी बोला, ठीक है बेबी, मतलब प्यार से बच्ची को बेबी बोल देते ना, बेबी पुस्तक तुम्हारी है तो तुम रख लो। उसने कहा कि ठीक है। वो क्योंकि कुछ बड़बड़ा भी रही थी तो उसने सोचा कि बच्ची बहुत गुस्से में, उसने कहा कि ठीक है तुम्हारी है बुक तो इसको तुम ही रख लो। कहकर वह आदमी सीट से उठा और एक ओर चल दिया। अपनी पुस्तकें पत्रिकाएं आदि जो भी फैली छोड़ गया। रूबी अपनी सीट पर बैठकर बड़बड़ाने लगी। होता है ना किसी का स्वभाव, आप में से भी आपके घर पे बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन होता है तो वो उनका स्वभाव कैसा होता है, गुस्सा करने का या बड़बड़ाते रहने का। जो आपको भी कई बार गुस्सा हो जाता है तो आप अपनी मम्मी पे पापा पे तो जोर से नहीं बोल पाते हो तो मन ही मन बड़बड़ बड़बड़ कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। तो रूबी भी अपनी सीट पर बैठ करके बड़बड़ाने लगी। तुम रख लो बेबी। रूबी अब बच्ची नहीं रह गई, पूरे 11 वर्ष की हो गई है, कोई ना समझ या लापरवाह बच्ची नहीं है। उसका मन अशांत था, मतलब वो अंदर ही अंदर ये सब बातें बोल रही है। पुस्तक खोली पर मन पढ़ने में लगा ही नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान अगर किसी दूसरे दिमाग दूसरी तरफ चला जाता है तो हम नॉर्मली किसी चीज़ को ट्रीट नहीं कर पाते हैं। तो वैसे ही वो बच्ची का भी दिमाग उसमें उस किताब को लेके हलचल थी। इसी कारण से उस किताब को वो क्या नहीं कर पाई, पढ़ नहीं पाई। इस बीच गाड़ी की गति कुछ तेज हो गई और स्टेशन आने वाला लगता है। कुछ यात्री अपना सामान संभालने लगे और रूबी ने भी पुस्तक को गोद में दबा लिया और कहीं और न रख जाए। कक्ष की अन्य महिला ने भी इसमें रुचि ली और बोली, यानी उसने अपने पास संभाल के रखा। उसने सोचा जैसे पहले उस व्यक्ति ने ले लिया कहीं और कोई उसको ना ले ले। इसमें कर भी क्या सकते हैं, आजकल हर तरह के लोग मिलते हैं, पहचान करना मुश्किल है कि कौन कैसा है। उस आदमी ने अपनी सीट पर वापस आते हुए वह बात सुन ली। मतलब वो आदमी वो सारी बातें सुन रहा था
तो जब उस औरत ने बोला कि पता नहीं, पहचान करना मुश्किल है कि कौन कैसा है, तो ये बात उसने सुन ली, मगर उसने सुनी और अनसुनी सुन करके उसको अनसुनी कर दिया। मतलब सुन करके भी ऐसा हो गया जैसे उसके ऊपर मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे उसने वो बात सुनी ही ना हो। अपना सामान बांधा और उसे लेकर दरवाजे की ओर चल दिया। स्टेशन आने पर कम से कम भाग दौड़ तो नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए वो दरवाजे के गेट पर चला गया। रूबी को लगा कि वह उनसे मुंह चुरा रहा है, अन्यथा इतनी क्या जल्दी थी। आदमी तो वो इसलिए निकला तो जल्दी से कि जैसे कि दरवाजे पर भीड़ ना हो जाए, लेकिन उसको लगा कि वो शायद हमसे नज़र बचा करके निकल रहा है, इसलिए वो बहुत जल्दी से जा रहा है। क्या चलती ट्रेन में कूद पड़ेगा। गाड़ी धीमी होकर स्टेशन में प्रवेश करने लगी। माँ भी अपना सामान बांध चुकी थी, बस उसका थैला रह गया था। पिताजी स्टेशन पर उन्हें लेने आए होंगे, उन्हें ढूंढने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसकी माँ जो स्टेशन पे जैसे आता है हम लोग अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं उतरने के लिए, तो वो भी अपना सामान इकट्ठे करने लगी क्योंकि उसके पिताजी उसको लेने के लिए स्टेशन पर आने वाले थे। अचानक रूबी चिल्लाई, माँ देखो, माँ यह देखो। अब जैसे वो थैला लेने के लिए गई तो थैले को देखते ही अचानक रूबी चिल्लाई, माँ देखो, यह देखो। माँ ने चौंकते हुए पूछा, अब क्या हुआ बेटी। उसने सोचा किताब तो मिल गई, वो आदमी भी उतर गया, अब क्या मुसीबत हो गई जो इतनी तेज चिल्ला रही है। रूबी ने थैले में से निकाल कर पुस्तक दिखाते हुए कहा, मेरी पुस्तक। उसने दोनों हाथों से पंचतंत्र के दोनों प्रतियां थी, ये देखो सामने दिख रहा है आपको कि उसके दोनों हाथों में ही पंचतंत्र दोनों सेम टू सेम बुक है, जो उस आदमी के पास भी थी। कई बार हम स्टेशन से ले लेते ना किताब, तो उसने भी आदमी ने कहानी पढ़ने के लिए ली होगी, और इसकी किताब जो थी वो इसी के पास थी। ये बातों में भूल गई कि मेरी किताब मेरे बस्ते में है या थैले में है। जब उसने थैला उठाया तो थैले में जब वो किताब रखने लगी तो उसको सेम एक किताब पहले से ही उसमें रखी दिख गई। स्पष्ट था कि दूसरी प्रति उसकी नहीं थी, उस आदमी ही की थी। मतलब ये जो किताब थी वो जो व्यक्ति था उसकी थी। पहले अपने थैले में देख लेती तो यह अनर्थ तो न होता। अब उसकी माँ उसको डांट भी रही है ना। उस समय उनके दिमाग में नहीं आया कि हम अपना थैला चेक कर ले, क्या पता वह अपने बच्चों के लिए ही ले जा रहा हो यह पुस्तिका। लेकिन अब क्या हो सकता है, माँ ने गुस्से से कहा। माँ को बहुत तेज गुस्सा आया कि हो सकता है ये पंचतंत्र की किताब उसने अपने लिए ना खरीद के अपने बच्चे के लिए खरीदी हो और तुमने उसकी किताब भी रख ली। दूसरी स्त्री भी उतर रही थी, उसने रूबी की ओर तिरस्कार से देखा। अब वो औरत जहाँ पहले रूबी के पक्ष में थी, वहीं वो उसके विपक्ष में होकर के उसकी तरफ देखने लगी। माँ को अफसोस हो रहा था, क्यों नहीं उन्होंने खुलकर बात की उस समय। अब वो माँ सोचे कि काश उसी समय मैं देख लेती या उस समय चर्चा कर लेती तो शायद ये परेशानी ना होती। रूबी स्तब्ध सी खड़ी थी, उसके दोनों हाथों में पंचतंत्र की दोनों प्रतियां थी। वह अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। कितना महान था वह जो चुपचाप बिना किसी विवाद और हिचक के अपनी पुस्तक उसे सौंप गया। और रूबी को अफसोस हो रहा था कि वह अपनी धृष्टता के लिए उससे क्षमा भी ना मांग सकी। यानी कि बाद में उसको काफ़ी अफसोस हुआ कि मतलब वो ऐसा इतना अच्छा व्यक्ति था कि इतना अपनी किताबें वो मुझे दे गया, और मुझे उसको इस बात का दुख था कि वो उस व्यक्ति से क्षमा याचना भी नहीं कर सकती, माफ़ी भी नहीं मांग सकी। ठीक है, मतलब अपनी धृष्टता का मतलब हो गया ना कि अपनी उद्दंडता के कारण या जो अपनी जिद के आगे वो उससे माफ़ी भी ना मांग सके, इसका वो अफसोस करने लगी। ठीक है, क्लियर हो गया चैप्टर। क्वेश्चन आंसर इसके मैंने आपको करवा रखे हैं, एक बार चैप्टर समझ में आ गया होगा आपको। फिर भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए। कुछ है इससे पूछने जैसा? नो मैम। समझ में आ गया? यस मैम। चलिए ठीक है।